आसमा जहांगीर साहबा ने कहा था कि पाकिस्तान एक हकीकत है और ये हमेशा कायम रहेगा। ये बात वही कह सकता है जिसे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत हो। जीत को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए आसमा जहांगीर ने बहुत जद्दोजहद की। आज हम उनकी जद्दोजहद पर बात करेंगे, उनके कुछ बहुत करीबी साथियों के साथ जो उनकी जद्दोजहद के साथी थे, और ये बात भी करेंगे कि आसमा जहांगीर के बाद उनकी जो ज़िंदगी का मिशन है उसको लेके कौन आगे बढ़ेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, और लाहौर में हमारे साथ हैं जनाब अली ज़फ़र साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, और आज कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली अहमद कुर्द साहब। कुर्द साहब भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, और ये तीनों जो हैं ये आसमा जहांगीर की जद्दोजहद के साथी हैं। एक बहुत अहम सवाल है, और वो सवाल कल से ज़ेर बहस है कि आसमा जहांगीर की जो इंसानी हकूक़ के लिए और जमहूरियत के लिए खिदमात हैं उनको सामने रखते हुए उनका स्टेट फ्यूनरल होना चाहिए, यानी उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया जाना चाहिए। इसका बाकायदा मुतालबा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कर दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट भी की है, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को एक ख़त भी लिखा है। तो ये जो उनका मुतालबा है, ये क्या उनका मुतालबा दुरुस्त है, इससे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और आज हम आपको आसमा जहांगीर साहबा के साथ जो हमारी माजी में गुफ्तगू होती रही पिछले 13-14 साल में, वो कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आई। तो कुछ लोग कहते हैं कि आसमा जहांगीर साहबा जो हैं वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को वायलेट करती थी। ये बहुत थोड़े से लोगों का मौक़िफ़ है, लेकिन हकीकत क्या है इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अली अहमद कुर्द साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप ये बताइए कि क्या आसमा जहांगीर साहबा को स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए, सरकारी एजाज़ के साथ उनको दफन करना चाहिए? बिल्कुल हामिद मीर साहब, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल मुराद अली शाह साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस मुल्क में आज जो कुछ भी है, अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत है, जितनी भी है, अगर आप कहते हैं अदलिया है, जो भी थोड़ी बहुत जितनी भी आज़ादी है उसमें, आज इस मुल्क में अगर फंडामेंटल राइट्स के हवाले से या लोगों को अपनी बात सोचने के हवाले से उसके इजहार की जितनी भी आज़ादी है, यह आसमान से तो नहीं आई। ये तो इसी मुल्क में सियासी लोगों की, सियासी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, सियासी कारकुनों की मेहनत और कुर्बानियों की वजह से हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उसके बाद आज हमारे मुल्क में ये फ़िज़ा है, थोड़ी बहुत या ज़्यादा आज जो भी माहौल है जिसमें हम और आप बात कर सकते हैं या लोग सोच सकते हैं या लोगों को ख्वाब देखने की थोड़ी बहुत आज़ादी है, तो ये सियासी एक्टिविस्ट, सियासी कारकुनों की वजह से। अगर जो आसमा जहांगीर साहबा जो थी वो एक मुकम्मल और बहुत ही खूबसूरत सोच रखने वाली जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। आज इस मुल्क में जितनी भी हम और आप सहूलतें हासिल हैं उसमें आसमा जहांगीर का बहुत बड़ा रोल था और बहुत बड़ी उसके अपने ज़िंदगी थी, अपना परफॉर्मेंस था। तो इस लिहाज से अगर एक सियासी कारकुन को, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को स्टेट फ्यूनरल का दर्जा दे के उसको दफनाया जाए, मैं समझता हूँ ये सियासी कारकुनों की कुर्बानियों का एहतराम होगा। और मैं बहुत स्ट्रांगली मैं इसकी मैं तायद करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ, डिमांड करता हूँ वकीलों की तरफ से। अच्छा। हम वकील जिन्होंने पाकिस्तान में हर डिक्टेटर को सबसे पहले आंखों में आंखें डाल के हमने उसको ललकारा है, हमारा भी हक है कि हमारी एक साथी जिसकी आवाज़ में एक बहुत बड़ी गूंज थी, ताकत थी, जो हर गरीब आदमी के जिसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही थी सबसे पहले पहुंच के उसके लिए आवाज़ उठाती थी। जहां कोई जुल्म होता था उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ होती, बलूचिस्तान हो, KPK हो, सिंध हो, पंजाब हो। तो मैं समझता हूं कि उसको स्टेट फ्यूनरल का जो है उसकी तदफीन होनी चाहिए। आई स्ट्रांगली जो है इसको मैं डिमांड करता हूँ, स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करता हूँ। अच्छा, मैं अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आप भी आसमा जहांगीर साहबा की जद्दोजहद के साथी हैं। क्या आप अली अहमद कुर्द साहब से इत्तेफाक करते हैं कि आसमा जहांगीर साहबा को सरकारी एजाज़ के साथ दफनाया जाए? जी देखें, आसमा बीबी को मेरी ना सिर्फ जिस तरह हम उनको मैडम आसमा कहते थे प्यार से, पूरी लीगल कम्युनिटी उनको मैडम आसमा कहती थी। मैडम आसमा के साथ मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि फ़ैमिली टर्म्स हैं, बचपन से मैं उनको जानता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि उनको बिल्कुल स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं। लेकिन अगर मैं उनकी शख्सियत देखूँ, अगर मैं उनकी तरफ से सोचूं, तो मेरा ख्याल है वो कहेंगी नहीं, मुझे
बरियल स्टेट फ्यूनरल अगर मिल गया तो फिर वीआईपी ही खाली मेरे फ्यूनरल को अटेंड करेंगे, और जो आम आवाम है जिसके लिए वो खड़ी रहीं, जिसके लिए वो जिद्दोजहद करती रहीं, जिनके हकूक़ के लिए वो बड़े से बड़े ताकतवर इंसान के सामने खड़ी रहीं और अपनी जान का फिक्र नहीं की उन्होंने, मेरा ख्याल है उनकी ख्वाहिश ये होगी कि मेरा फ्यूनरल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया जाए जिसमें अवाम शामिल हो सके जी। तो उनकी अगर ख्वाहिश आप देखें तो मेरा ख्याल है फिर उनकी जो पूरी ज़िंदगी की मेहनत है और काविश है उसको सामने रखें तो स्टेट फ्यूनरल तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन अगर उनकी अपनी ख्वाहिश देखेंगे तो वो कहेंगी नहीं, मुझे स्टेट फ्यूनरल की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही जब अवाम आएगी, करोड़हा लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में कल 3 बजे, तो वो मेरे लिए सफिशेंट होगा, वो मेरे लिए होगा इनफ। अच्छा, ये बिल्कुल सही आपने कहा। मैं ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात, कामरान मुर्तज़ा साहब, हमें याद है कि अब्दुस्तार ईदी साहब भी बड़े लोगों में मकबूल थे। जब उनका स्टेट फ्यूनरल हुआ तो फिर ऐसे इंतजामात हुए कि आम लोग उनके फ्यूनरल में नहीं जा सके। अब अली अहमद कुर साहब भी ठीक कह रहे हैं और अली ज़फ़र साहब भी ठीक कह रहे हैं। अगर आसमा जहांगीर साहब से पूछा जाता कि आपको स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उनका क्या जवाब होता? देखिए, बीबी इन चीज़ों की मोहताज नहीं थी, उसने ज़िंदगी भर ओहदे नहीं लिए, और इन ओहदे ना लेने के बावजूद आप देखिए कि एक आम छोटी सी कद की खातून, उसका अपना वो दूसरा कद ना देखिए, और उसको जो ना हम 3 दिन से सबके दिल रो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान रो रहा है, बल्कि बहुत पाकिस्तान से बाहर भी रो रहे हैं, तो मोहताज तो नहीं है वो इन बातों की। मगर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना वो एक मुल्क की तरफ से, इस मुल्क की वो शहरी थी, इस मुल्क से मोहब्बत करती थी, इस मुल्क से प्यार करती थी, इस मुल्क के लोगों से प्यार करती थी। एक फैमिली के लिए जो है ना वो एक कंडोनेंस होता है, वो कंडोन करने का एक तरीका है कि उसको जो है ना वो सरकारी एजाज़ दे दिया जाए, ताकि पाकिस्तान, देखिए इसमें एक तबका हमारे यहाँ ऐसा मौजूद है जो उसको जो है ना उसके खिलाफ बातें करता रहता है। कम से कम ये लेकिन स्टेट ने उनको सितारा इम्तियाज़ भी दिया हुआ है, सितारा इम्तियाज़ भी दिया हुआ है, मगर आज वो मर गई है, आज वो हम में नहीं है। आज वो स्टेट जो है ना ये कम से कम ये तस्लीम करे कि वो पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, आज उनके मरने पे भी नेगेटिव बातें करते हैं, उनका मुंह बंद होना उनको नजरअंदाज कर दें जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो कोई वक़्त ही नहीं है, वक़्त नहीं है उनकी, मगर उनको नजरअंदाज कर दें। आज हम आसमा जहांगीर साहबा के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और जैसा कि आपने कहा कि वो उनको बहुत सरकारी ओहदे ऑफर हुए हैं। उनको कहा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा जज बन जाएं, वो जज नहीं बनी। उन्हें कहा आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन जाएं, 2013 में आपको याद होगा वो नहीं बनी। अभी भी बात चल रही थी, अभी इस दफ़ा के लिए भी बात चल रही थी, और इस दफा चल रही थी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी इस दफा। नहीं, इस दफा भी नहीं थी, पिछली दफा भी नहीं थी। ओहदों को उसने कभी वक़्त ही नहीं दी, और मतलब बगैर लगी लपटी, बगैर मसलत के जो है ना वो बात करने वाली खातून, मेरा ख्याल है कि इस स्टेचर की खातून, मैंने खातून क्या मर्द भी, मैंने इस वक्त माशरे में नहीं देखा। आप इत्तेफाक करते हैं कि मोहतरमा फातिमा जना और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ आसमा जहांगीर वो तीसरी खातून है जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत और समाज में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया? बिल्कुल बिल्कुल। मोहतरमा फातिमा जना का तो मतलब हमने नहीं देखा उनको, बीबी को, बेनज़ीर बीबी को भी देखा और इस अपनी वाली बीबी को भी देखा। इन दोनों ने जो है ना बहुत बड़ा असर डाला है। आसमा जहांगीर के जो वालिद थे हमारे गुलाम जिलानी, वो मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया था उन्होंने अयूब खान के इलेक्शन में। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये जरा थोड़े से अली अहमद कुर साहब के पास जाने से पहले कुछ मैं आपको क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परवेज़ की पाकिस्तान में हुकूमत थी और वो ऑल इन ऑल थे और तमाम ताकत परवेज़ मुशर्रफ साहब के हाथों में थी, तो उस वक्त आसमा जहांगीर उनके बारे में क्या कहती थी? जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार से निकल गए और उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम हो गया और वो बेबस थे, उस वक्त आसमा जहांगीर की जो राय थी उसके बारे में बहुत से लोग कहते थे कि अब आसमा जहांगीर की राय क्यों बदल गई है। लेकिन मैं आपको पहले सुनवाता हूँ 2004 में आसमा जहांगीर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में क्या कह रही थी। एक मिलिट्री डिक्टेटर को ये कहलवाना चाहते हैं पूरे अवाम से कि जी यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि हम किस तरह कह दें कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है? क्या हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, या हम पागल हो गए हैं, या आब हवा ऐसी करना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल बिल्कुल बावला बनाना चाहते हैं? और उसके बाद फिर आपको याद होगा एक मुख्तारा माई का वाक़या हुआ था, तो मुख्तारा माई के साथ जो ज़्यादती हुई उस पर आसमा जहांगीर ने उसका साथ दिया, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत तनकीद की आसमा जहांगीर पे, और फिर आसमा जहांगीर साहबा का एक मगरबी अखबार में एक आर्टिकल शाया हुआ, उस पर भी परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत सीख पा हुए।
तो मैंने उस पर आसमा जहांगीर साहबा से सवाल किया, तो उनका जवाब सुनिए। अभी पिछले दिनों एक तकरीब थी, वहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक आर्टिकल का हवाला दिया जो टाइम मैगज़ीन में छपा था, जो आपने लिखा था। एक रेप विक्टिम थी मुख्तार माई। तो आप टाइम मैगज़ीन में पाकिस्तान के हवाले से कोई पॉजिटिव पिक्चर क्यों नहीं पेश करती, सिर्फ आपको नेगेटिव साइड्स क्यों नज़र आती हैं? मैं समझती हूँ कि मुख्तार माई एक बहादुर औरत है और मेरे लिए ये एजाज़ है कि उसको टाइम मैगज़ीन ने हीरो तस्लीम किया। मेरे लिए पाकिस्तान की हर औरत जो कि पिसती अपने घर में और बाहर हालात में, वो मेरे लिए एक हीरो है। तो अगर उसको जनरल मुशर्रफ नेगेटिव समझते हैं तो 100 दफ़ा समझे। ये बहुत शुक्र है कि मेरी उनकी समझ जो है वो एक जैसी नहीं है। आप देखें 2004 में आसमा जहांगीर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ पे बना बगावत का मुकदमा तो वही आसमा जहांगीर कह रही हैं कि इस मुशर्रफ पे बगावत का मुकदमा ना चलाओ। इसी प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। आप देखें कि मुशर्रफ साहब के इस केस की वजह से एक इतना तनाव आया सिविल मिलिट्री रिलेशंस में। तो अगर आप हकीकत देखें, ग्राउंड रियलिटीज़, और जैसे अख्तर साहब ने कहा आगे चलने की बात है, तो मैं समझती हूँ उनको आप जाने ही दीजिए। तो वो आए ना आए, इस केस का क्या हो ना हो, मेरी ज़िंदगी में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में तो तब फ़र्क पड़ेगा कि वो लोग एक्सपोज हों जो कि रोज़ उस छतरी के नीचे और आज भी इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे बैठ के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जी, मुशर्रफ चला गया तो आपका ख्याल है कि यहाँ पे आमिरों के यहाँ पे सेटेलाइट्स नहीं है? अभी भी हैं, हर इंस्टीट्यूशन में बैठी हैं, आपकी इंस्टीट्यूशन में बैठी हैं, मेरी इंस्टीट्यूशन में बैठी हैं, पार्लियामेंट में बैठी हैं। नहीं तो लेकिन ये आज भी साबोटाज करती है डेमोक्रेसी। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जब तक एक आमिर का पाकिस्तान में एहतसाब नहीं होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो पाकिस्तान में ये वाले वाकयात होते रहेंगे। कभी भी आप फिर आमिरियत का रास्ता नहीं रोक सकते। आप नहीं, ऐसी बात कभी नहीं होती है। वो इंतकाम की नज़र से देखा जाएगा, और ख़ास तौर पे आप ना सोचें कि वो आपके एक इंस्टीट्यूशन का हेड रहे हुए। आप क्या बिल्कुल ही यहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, इसको बर्बाद कन्फ्रंटेशन कराना चाहते हैं? देखिए, अपनी अपनी औकात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, आप औकात की हमें पता है अपनी औकात का। अच्छा, आप औकात की बात कर रही हैं, आप मुझे समझ आ गई है। तो आसमा जहांगीर साहबा ने कहा कि हमारी इतनी औकात कहाँ पे कि हम एक मिलिट्री डिक्टेटर का ट्रायल करें, और इसलिए उन्होंने उस ट्रायल की हमायत नहीं की। इस इशू पे मेरा उनके साथ इत्तेफाक नहीं था, बहुत इख्तलाफ था, लेकिन पता नहीं वक्त किसको सही साबित करेगा। अली अहमद कुर साहब, आपका क्या ख्याल है कि परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल जो था उसके मसले पे जो आसमा जहांगीर साहबा का मौक़िफ़ था वो ठीक मौक़िफ़ था, या अब वो दुनिया से चली गई हैं, हम ये कहेंगे कि वो गलत मौक़िफ़ था? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ आसमा जहांगीर साहबा को आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, मैं भी, वो एक बहुत ही नपी तुली जो है सोच के हामिल एक खातून थी। वो हर चीज़ को समझती थी। उनको मतलब अंदाज़ा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर जो है वो ना तो कोई ट्रायल हो सकता है, ना इसको सज़ा दी जा सकती है, और अगर ऐसी कोई बगैर किसी रिज़ल्ट के अगर किसी चीज़ ने ख़त्म होना है तो मैं वो समझती थी कि इसका ट्रायल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे हालात वो होंगे। बाद में हालात में बिल्कुल आपको सही आपने देखा कि हेयरिंग के लिए जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जब ले जाया जा रहा था, जब उन्होंने कोर्ट में उनकी अपीयरेंस लाजमी थी, तो रास्ते में जो है उनकी गाड़ी के जो है कार्रवाई को चेंज किया गया और वो हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटलाइज हो गए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आसमा जहांगीर साहबा जो समझती थी आके इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो फजूल में किसी चीज़ का डिमांड करना, फजूल में किसी चीज़ को प्रोपेगेट करना, ऐसी उसके लिए वो मैं समझता हूँ इस हवाले से कह रही थी। ठीक है, अदरवाइज अगर इस मुल्क में अगर कानून है और लोगों को सजाएं, हर चीज़ में जो जुल्म करेगा सजाएं मिलेगी, तो इस लिहाज से तो इसमें कानून सबके लिए बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है। अली ज़फ़र साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे? यही सवाल आपसे है कि आसमा जहांगीर साहबा का मुशर्रफ के ट्रायल के बारे में मौक़िफ़ ठीक था या गलत था? जी देखें, इसको जवाब देने से पहले आपको आसमा बीबी का शख्सियत समझनी पड़ेगी। उनकी इतनी वसी शख्सियत थी, उनके ऊपर उनके जो लोग थे वो अपने अपने उनको लक़ब दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। कोई उनको कहता था कि वो जमहूरियत की शेर हैं, कोई कहता था कि वो बेआवाज़ों की आवाज़ हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अभी कहा है कि वो पाकिस्तान की जॉन ऑफ आर्क हैं क्योंकि वो कमज़ोरों की जंग लड़ती हैं। मेरे मुताबिक वो पाकिस्तान की सिंबल थी,
और उनकी एक जो शख्सियत का पहलू था वो ये था, जो बड़ा अहम है इस जवाब देने के लिए, वो ये था कि जब वो किसी असूल या प्रिंसिपल की समझ जाती थी कि ये वाकई यकीनी ये सही प्रिंसिपल है, ये सही असूल है, तो फिर उसके बाद वो अपनी ना सिर्फ आवाज़ उठाती थी बल्कि बार बार उठाती थी और अपने रवायती तरीके से इस तरह उंगलियां हिला हिला के बात करती थी और फिर उस पर एक्शन भी लेती थी। और चाहे उनके सामने कोई भी खतरा हो, कोई डेंजरस आदमी हो, कोई खतरनाक आदमी हो, कोई बड़ा ताकतवर आदमी हो, वो अपनी जान की भी फिक्र किए बगैर फिर उस पे प्रिंसिपल पे डटी रहती थी। तो इस केस में उनके मेरा ख्याल है मुताबिक, उनके ख्यालात के मुताबिक पोजीशन ये थी कि अभी अभी मुशर्रफ साहब गए थे, जमहूरियत को अभी कायम होना था, वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा तसादुम हो जाए जिसकी वजह से जमहूरियत फिर से डीरेल हो जाए। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है उनका ये मौक़िफ़ था, वरना आप ये नहीं कह सकते वो किसी से डर के या किसी और वजह से ये कर रही थी। अच्छा, मैं कामरान साहब आपके साथ बात करता हूँ। मैं नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल साहब से बात करूँगा। और अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, आप और अख्तर मैंगल साहब इकट्ठे थे कोयटा में आसमा जहांगीर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम अख्तर मैंगल साहब। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। अख्तर साहब, हम आसमा जहांगीर साहब की यादें ताज़ा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो हमारे पश्तून भाई हैं, सिंधी भाई हैं, सराइकी पाकिस्तानी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये आसमा जहांगीर को बहुत अपना करीबी साथी, अपना इत्तेहादी समझते थे और आपके साथ तो उनकी बहुत कुर्बत थी। आपसे पहले अकबर बुख्ती साहब के साथ भी उनकी बहुत कुर्बत थी। तो आसमा जहांगीर तो पंजाबी थी, लाहौर की रहने वाली थी, तो आप बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ उनकी इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी? हामिद मीर साहब, जब इस वाक़े का सुना, वाक़या तो नहीं मैं कहूँगा, ये एक शानिया है एक तमाम इंसानों के लिए, क्योंकि वो आसमा जहांगीर का ताल्लुक मैं नहीं समझता हूँ किसी एक इलाके, किसी एक सूबे से था, लेकिन उनकी मोहब्बत और जद्दोजहद जो थी वो इंसानियत के लिए थी, इंसाफ के लिए थी, और मैं समझता हूँ मजलूम तबके के लिए थी। और ना कि सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो मजलूम तबका किसी न किसी इलाके में, किसी न सूबे में वो अक्सरियत से पाया जाता है। तो मैं समझता हूँ उनका जो लगाव है आज, जो ना सिवाय चंद एक लोगों के पूरा बलूचिस्तान जो है वो, पूरा पाकिस्तान जो है मातम ज़दा है, उसकी वजह ये थी कि आसमा जहांगीर ने ना रंग देखा था किसी का, ना नस्ल को वो समझती थी। वो सिर्फ हर मजलूम तबका जिस पर जुल्म और ज्यादतियों के अंबार खड़े किए जाते थे, उसको एक इंसान समझते हुए उन्होंने उनके लिए जद्दोजहद की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सियासतदान जो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, हम तो जमहूरियत के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन यहाँ के सियासतदानों ने जो जमहूरियत से फायदे या अपने मफादात हासिल किए, आसमा जहांगीर को वो मौके भी मिले, लेकिन उन्होंने उन तमाम चीज़ों को ठुकराते हुए इंसाफ, इंसानियत और हुकूक की जद्दोजहद में जो सब लोगों का साथ दिया। लेकिन जो हमारे यहाँ के सियासतदान हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनकी, मैं समझता हूँ उनकी जद्दोजहद की, जो आसमा जहांगीर ने जो जद्दोजहद की, उनकी जरा भर भी उनकी जद्दोजहद नहीं हो सकती जितनी जद्दोजहद उन्होंने की। ये तो मैं नहीं कह सकता उन सियासतदानों ने जद्दोजहद नहीं की, लेकिन उस जद्दोजहद के बदले में उन्होंने कुछ हासिल किया है। आसमा जहांगीर ने अभी जो हासिल किया है वो है लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार, और लोगों की जो आज लगाव जो देखा जा रहा है उनकी वफात के बाद, मेरे ख्याल में उनकी कमी को न सिर्फ उनकी फैमिली महसूस करेगी, बिल्कुल हर वो शख्स जो अपने आप को इंसान या इंसान परस्त समझता है, वो उनकी कमी को महसूस करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मैंगल साहब। मुर्जा साहब, जब उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के बारे में मौक़िफ़ का इजहार किया तो उन मुशर्रफ साहब के कुछ साथियों ने भी फिर कोशिश की कि वो उनकी भी वकील बन जाएं, लेकिन इस पर वो राज़ी नहीं हुई। इस पे मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ, दोस्तों को नहीं पता। जब ट्रायल शुरू हुआ तो मैं प्रेसिडेंट था बार का। मुझे किसी हल्के से किसी दोस्त की तरफ से ये मैसेज हुआ कि आप प्रोसिक्यूट करें मुशर्रफ को, और ये एक तारीख़ी मौका था
और प्रिंसिपली मैं एग्री कर रहा था, मगर मैंने कहा कि मैं जब तक बीबी से नहीं पूछूंगा, बाकी साथियों से नहीं पूछूंगा, तो मैं आपको फाइनल जो है ना इसमें जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल मुझे एक तारीखी मौका मिला है, हम सारे इसकी मुखालफत करते रहें, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं वो करूं। तो बीबी से मैंने बात की कि बीबी इस तरह से फ़लाँ ने मुझे ये कहा है, और अगर मैं प्रोसिक्यूट करूं जनरल मुशर्रफ को, उन्होंने कहा कि आप प्रोसिक्यूशन को लीड करेंगे। तो बीबी ने मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि तुम बतौर कामरान पेश नहीं होगे, तुम एज ए प्रेसिडेंट पेश होगे, और ये इंसाफ के मुनाफी होगा इस वक्त मुशर्रफ के साथ। उसने जो कुछ किया हमारे साथ, उसने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, मगर अगर एज ए प्रेसिडेंट तुम पेश होगे और वो प्रोसिक्यूशन यहाँ पर वो उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। हम जस्टिस की डिमांड करेंगे, कर सकते हैं, हम अदर देन जस्टिस जो है डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने उन जिस दोस्त की तरफ से मुझे कहा गया था, मैंने इनकार किया, वो नाराज। तो आसमा जहांगीर अपने बदतरीन मुखालफों के लिए भी इंसाफ की बात करती इंसाफ की बात थी, और ये शायद मेरा ख्याल एक आध लोगों। अच्छा, ये मैं आपको इसकी कुछ मैं आपको मजीद एक सबूत पेश करता हूँ कि जब ऑपरेशन हुआ तो जो लोग लाल मस्जिद के अंदर थे या लाल मस्जिद के जो अंदर लोग बैठे हुए थे उनकी हमायत करते थे, नज़रियाती तौर पे वो आसमा जहांगीर के सख्त मुखालिफ थे। लेकिन जब ऑपरेशन का फैसला किया गया तो उस वक्त आसमा जहांगीर ने इस ऑपरेशन के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, ज़रा सुने 2007 में आसमा जहांगीर ने हमें क्या कहा। लाल मस्जिद के कई लोग जो अंदर थे, जो कुछ वो कर रहे थे उस पर एक्शन तो ज़रूरी था और बर वक्त ज़रूरी था, मगर इस तरीके का ऑपरेशन जहाँ अंधाधुन ताकत का इस्तेमाल किया जाए बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मैं समझती हूँ कि ये नहायत गलत और नहायत अफसोसनाक है। आखिरकार दहशत गर्दों में और अपने रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस के रद्द अमल में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। और आप को ये यकीनन पता है, ये कोई छुपी हुई हकीकत नहीं है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, हमेशा उसने आसमा जहांगीर जैसी ख़वातीन जो है उनकी मुखालफत की, बल्कि कुफर के फतवे तक लगाए और उनको डराया, उनको धमकाया। लेकिन जब इन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ तो आसमा जहांगीर जो है उन्हें इनके भी हकूक़ याद आ गए। इस पे आप उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रा आसमा जहांगीर बन के सोचिए कि वो क्या कह रही हैं। मैं कोई तालिबान के हक में नहीं, मैं उनके बहुत खिलाफ हूँ। मैं समझती हूँ और वो आपके खिलाफ को बिल्कुल हूँ खिलाफ, 100 दफा हूँ खिलाफ। वो आपके भी खिलाफ बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, सबके वो खिलाफ। और मैं उनको दावत देती हूँ खिलाफ हूँ, मैं आप उनके बहुत खिलाफ हूँ। उन्होंने हमारी जिंदगी आवाज़ार की हुई है, लेकिन आर्टिलरी यूज नहीं मगर होनी मैं अगर उनके अपने हकूक के लिए हूँ तो उनके भी हकूक के लिए हूँ। तो वो उनका मौक़िफ़ ये था कि इनके खिलाफ आर्टिलरी यूज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनके खिलाफ गोलाबारी ना की जाए, बाकी जो मर्जी करें इनके खिलाफ। तो ये आप देखें कि आसमा जहांगीर अपने जो मुखालफीन हैं उनके भी हकूक़ का ख्याल रखती थी। और आज पाकिस्तान में कुछ महदूद से लोग हैं जिनके बारे में कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि वो कहते थे जी आसमा जहांगीर जो है वो पाकिस्तान की दुश्मन थी, इंडियन एजेंट है। लेकिन देखें आज पाकिस्तानियों की अक्सरियत एक इंडियन एजेंट का सोग मना रही है और मुतालबा कर रहे हैं अली अहमद कुर्द कि उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जाए। और इसी तरह हिंदुस्तान में बहुत से लोग, आसमा जहांगीर जब कश्मीर की बात करती थी तो हिंदुस्तान में बहुत से लोग उन पर तनकीद करते थे और उनको पाकिस्तानी एजेंट करार देते थे। आज हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग जो हैं वो एक पाकिस्तानी एजेंट जो है उसकी मौत पे गमज़दा हैं।